हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स को फुल डिटेल में पढ़ते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास हमारी 9 क्लास है और क्लास 9 का चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 का नाम क्या है? चैप्टर 3 का नाम है ड्रेनेज यानी अपवाह। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम किस चीज़ का पढ़ेंगे? ड्रेनेज पढ़ेंगे हम लोग रिवर्स यानी नदियों का। तो यहाँ पर जो दो मेन हमारे हैं वो है हिमालय की जो नदियाँ हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालय की नदियाँ और जो पेनिसुलर रिवर्स हैं, पेनिसुलर रिवर्स मतलब जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्लास 6, 7 और 8 ज्योग्राफी को पूरा अच्छे से डिटेल में भी करवा चुके हैं और इनके एमसीक्यूज़ भी हम लोग करवा चुके हैं, सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, और हमारी जो वीडियोस हैं उनमें से अभी जो टीचर्स बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, शिक्षकों का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी वीडियो में से आए हैं। तो अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके कंपटीशन की तैयारी की जो ज्योग्राफी का पार्ट है, जीएस का पार्ट है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी के बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स भी उठाने वाले हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया है ना, बाकी जो और सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी एनसीईआरटीज़ हैं वो भी हम लोग यहाँ पर पूरा करवाएंगे। और हमारी जो सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा अच्छे से उठा सकते हैं। यहाँ पर नोट्स भी दिए जाते हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए दिए जाते हैं। तो हमारी सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, वीडियो को पूरा सुने, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है ड्रेनेज यानी कि अपवाह के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा कि सबसे पहले तो हम इस ये जो वर्ड है ड्रेनेज शब्द यानी कि अपवाह, इसको समझ लेते हैं। तो अपवाह क्या होता है? अपवाह होता है रिवर सिस्टम है। ठीक है, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया यानी कि एक क्षेत्र के नदी तंत्र की ये एक व्याख्या है। यानी कि जो एक एरिया है उसमें जो भी नदी का तंत्र है यानी कि रिवर का जो पूरा सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अपवाह बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स जो हैं वो हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले तो हमने अपवाह समझ लिया यानी कि ड्रेनेज क्या है ये समझ लिया। अब ड्रेनेज बेसिन क्या है ये समझ लेते हैं। तो ड्रेनेज बेसिन होता है कि नदी जिस भी एरिया में से होकर जाती है, एक नदी का तंत्र है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल नदी को लिया जाता है, एक नदी का तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, यानी जो एक सिंगल नदी है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक सिंगल नदी, ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल नदी को लिया जाता है। तो कोई भी एक सिंगल नदी जिस एरिया में से होकर जा रही है, ठीक है, माना कि ये जो नदी है ये इस वाले एरिया को पानी देती है और ये नदी यहाँ से लेकर के अपने ओरिजिन यानी कि अपने उद्गम से लेकर अपने जो जहाँ पर भी पानी गिराएगी, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिराया, बे ऑफ बंगाल में गिराया, ठीक है ना, तो उस पूरे रास्ते में जो भी ये जिन जिन एरियाज़ को छूती हुई जाएगी, जो भी इसकी छोटी छोटी नदियाँ धाराएं हैं जो इसे ज्वाइन करेंगी, उस वाले पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ड्रेनेज बेसिन हम इसे कहेंगे यानी कि अपवाह द्रोणी हम इसे कहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर एक टर्म और आती है जो कि हमारे चैप्टर पढ़ने में आगे काम आएगी, वो है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का मतलब है कि जल विभाजक। अब जल विभाजक क्या होता है? देखो, जल विभाजक का मतलब है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र है। अब ऊंचा क्षेत्र का मतलब क्या है कि मानो कोई भी पर्वत है या फिर कोई उच्च भूमि है जो कि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, यानी कि दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करती है। अब देखो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसको समझने के लिए। ये देखो, जैसे कि मानो एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ की पूरी एक रेंज है यहाँ पर, ठीक है ना, पर्वत श्रृंखला है। अब ये जो पहाड़ है अब ये काफ़ी ऊंचा है। अब यहाँ से जो भी नदियाँ निकलेंगी, है ना, कुछ नदियाँ इधर की तरफ जाएंगी, इस डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि ये ढलान है, ढलान इसका इधर की तरफ भी है, ठीक है, यहाँ की तरफ भी ढलान है और ढलान इसका इस तरफ भी है। तो यहाँ पर इस ऊंचे जो ऊंचा उठा हुआ सा पर्वत सा है, इसके कारण
ठीक है। इसके कारण जो भी नदियाँ हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि ये हमने माना कि ये धारा बी हो गई और ये हो गई हमारी धारा ए, ठीक है ना। क्योंकि एक धारा इधर की तरफ बहने लगी, ये वाली जो धारा है ये तो इधर बहने लगी, ठीक है, और इस डायरेक्शन में बहने वाली धारा होगी धारा बी हो गई। तो ये किसके कारण हुई? ये हुई एक उठे हुए क्षेत्र के कारण, ठीक है। किसके कारण? जो उठा हुआ क्षेत्र है। अभी हम ये सब भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो उठा हुआ क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड, ठीक है। यानी कि इस उठे हुए क्षेत्र ने वाटर को डिवाइड कर दिया। डिवाइड मतलब उसके जल को विभाज कर दिया, ठीक है ना, विभाजक कर दिया उसको। कोई भी उठा हुआ एरिया, अब वो एरिया माउंटेन हो सकता है, कोई भी अपलैंड हो सकता है ना, पर्वत या उच्च भूमि कोई भी हो सकता है बस। और ये ऊंचा हुआ उठा हुआ पर्वत है तो यहाँ पर 2 सिस्टम यहाँ पर बहने लग जाएंगे। कुछ नदियाँ इधर की तरफ बहेंगी तो कुछ नदियाँ इधर की तरफ बहेंगी। तो ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड, यानी कि जल विभाजक कहा जाता है। अब देखिए, अब आते हैं अपने इंडिया में, अपने भारत में देखते हैं कि हमारे भारत में ये जो भारतीय नदियां हैं, इन भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब किसके बेसिस पर विभाजित किया गया है? तो ये विभाजित किया गया है भौगोलिक आकृतियों के आधार पर, ठीक है। किस बेसिस पर? भौगोलिक आकृतियों के आधार पर यहाँ पर हमने भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। इंग्लिश में देखें तो उनके जो रिलीफ फीचर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर विभाजित किया है। अच्छा, अब देखो कौन कौन से हैं ये जो 2 मुख्य वर्ग हैं, जो 2 कैटेगरी हैं, कौन कौन सी हैं? तो एक कैटेगरी हमारी होती है हिमालयन रिवर्स की, कि हिमालय की नदियाँ, और दूसरी है पेनिसुलर रिवर की, ठीक है। पेनिसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों में विभाजित किया है। 2 कैटेगरीज हैं। अब देखो, अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर इंडिया बनाऊँ तो इसमें आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोग किस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको पता होगा कि ऊपर का जो एरिया है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है हमारी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ, यहाँ पर है ना, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई। और जो ये वाला एरिया है, ये नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये एरिया हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो अब यहाँ पर है पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है ना। तो यहाँ पर जो नदियाँ बहेंगी वो भी हम पढ़ेंगे, और जो हिमालय में जो नदियाँ बहती हैं इस एरिया से वो भी हम पढ़ेंगे। तो आप समझ गए कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ इस एरिया में बहेंगी और हिमालय की जो नदियाँ हैं वो हम हिमालय वाला जो रीजन है वहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब पहले तो हम इन दोनों के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, इन दोनों के जो बेसिक्स हैं हम वो समझ लेते हैं कि ये नदियों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या इनमें अंतर है, ठीक है। तो देखो, पहले हम देख लेते हैं हिमालय की नदियों का। अब हिमालय की जो नदियाँ होती हैं, पहली बात तो ये है कि वो 12मासी नदियाँ होती हैं। 12मासी नदियों से क्या मतलब है कि यानी जो हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, वो 12 महीने उनमें क्या भरा रहता है? उनके अंदर जल यानी कि पानी भरा रहता है। कैसे भरा रहता है? देखिए, कुछ महीने जो होती है वर्षा होती है, यानी कि जो वर्षा का पानी आएगा मॉनसून से आएगा, वो वाला पानी भर देगा उन नदियों को, ठीक है। और बाकी जो टाइम होएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, है ना, हिम जो है, उनके पिघलने से, उनकी जो बर्फ़ पिघलेगी उनसे वो नदियाँ भरी रहेंगी, ठीक है। तो दोनों को मिला करके क्या हो जाता है? दोनों को मिला करके हो जाता है कि पूरे साल ये नदियाँ पानी से भरी रहती हैं। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, है ना, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो सीजनल रिवर्स होती हैं, यानी कि मौसमी नदियाँ होती हैं। अब मौसमी नदियों से क्या मतलब है? यानी कि एक मौसम की बात हो रही है। तो वो मौसम कौन सा है? वो मौसम है मॉनसून वाला मौसम, ठीक है। तो मॉनसून में क्या हो गया? हमारी रेनफॉल होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया, यानी कि जब वर्षा होगी, अब चाहे वो वर्षा किसी भी कारण हो, ठीक है, मॉनसून से हो, कोई और कारण हो, वर्षा हो रही है, बस यहाँ पर हमें क्या देखना है कि रेनफॉल हो रही है, यानी कि जब बारिश होएगी तो वहाँ की नदियाँ जो हैं वो पानी से भर जाएंगी, ठीक है। तो एक हो गई हमारी पेरेनियल यानी कि 12मासी नदियाँ, और जो प्रायद्वीपीय वाली नदियाँ हैं वो हो गई सीजनल, यानी कि यहाँ पे एक मौसम की बात हो रही है। तो ये नदियाँ हो गई मौसमी नदियाँ, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला डिफरेंस है हमारा ये है, देखो यहाँ पर
इंडस और ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंज। यहाँ पे सिंधु, ब्रह्मपुत्र है ना, ये जो है इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग में से निकलती हैं। तो यहाँ पे इसके ओरिजिन की बात कही गई है, ठीक है। इंडस होती है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा भी होती है, ठीक है। गंगा भी तो वहीं से निकलती है आसपास के एरिया से, ठीक है। चलो अब ये जो नदियाँ होती हैं, हिमालय की नदियाँ, इनका जो रास्ता होता है वो बहुत ही लॉन्गर होता है, ठीक है, लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू कि प्रायद्वीपीय नदियों की हम बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो बहुत ही छोटे एरिया को कवर करती हैं, यानी इनकी लंबाई कम होती है और ये छिछली होती हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला ये है कि जो हिमालय की जो नदियाँ हैं वो गॉर्जेस का निर्माण करती हैं। गॉर्जेस का निर्माण कैसे करती हैं, यानी कि क्योंकि हिमालय क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये नदियाँ पर्वत को काटती हुई चलती हैं, ठीक है ना। तो पर्वतों को काट काट के क्या करती हैं कि देखिए इस तरह से ये गॉर्जेस जो होते हैं ना, मानो ये पर्वत था, पहले ये पूरा पर्वत था। अब यहाँ से कोई नदी आए जा रही है काट काट के, तो यहाँ पर पूरा एक क्या कर दिया, यहाँ पर पूरा एक गड्ढा सा बना दिया, ठीक है। जिस जगह से वो बह रही हैं ये पूरा क्या बना दिया, एक गड्ढा बना दिया। तो अब ये किसी भी जो लंबे एरिया में जाएंगी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी खाई सी बना लेंगी, गड्ढा सा बना लेंगी जहाँ से वो बहेंगी। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया गॉर्ज किसे बोलते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखो यहाँ पर कुछ नदियाँ जो होती हैं वो तो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं, यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं, ठीक है। और कुछ यानी कि अधिकतर जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे इंडिया में यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट, ये देखिए ये है, अगर ये इंडिया है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड हो गया, और यहाँ पर हमारा हो गया पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलेंगी वो इधर की तरफ बहेंगी, है ना। ये इधर की तरफ बह के कहाँ गिरेंगी, ये गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में ये नदियाँ गिर जाएंगी, ठीक। और कुछ जो निकलेंगी वो निकलेंगी इस वाले एरिया में से, सेंट्रल हाईलैंड वाले एरिया में से, जहाँ पे कि विंध्यास हैं, सतपुड़ास हैं, ठीक है ना। ये जो पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं ये यहाँ से निकलेंगी, और ये कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं वेस्ट में, यानी कि पश्चिम की ओर जाती हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। आगे देख लेते हैं। अब आगे है कि ये अब हम देख लेते हैं हिमालय में क्या होता है, अपर कोर्स मतलब जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग हो गया। तो ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन क्रिया होती है। ये देखो माना ये है, देखो ये है नदी, ये आ रही है, ठीक है। अब इस नदी का हमने माना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग जो है वो ऊपरी भाग है। अब वो ऊपरी भाग का मतलब क्या है कि जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है, जहाँ से उसका क्या हुआ है, जहाँ से उसका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति हुई है, उसके आसपास का जो इलाका है उसको हम बोलते हैं ऊपरी भाग। तो ऊपरी भाग, पहली बात तो यह है कि वो पहाड़ों पर है, तो पहाड़ों को काटेगी, उसकी मिट्टी लेकर आएगी, सिल्ट लेकर आएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तीव्र अपर्दन होगा, यानी कि इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी होगी, और अपने साथ लाएगी सिल्ट और सैंड को लेकर आएगी, ठीक है। तो भारी मात्रा में क्या लाती है, सिल्ट और बालू का संवहन करती है। और अगर हम मिडिल और लोअर कोर्स में देखें, यानी कि अब थोड़ा नीचे की तरफ आ जाओ, तो ये हो गया मिडिल और लोअर कोर्स में क्या बनाती है, मिडिल और लोअर कोर्स में बनाती है ये मिएंडर्स बनाती है, ठीक है ना। ऑक्सबो लेक्स बनाती है, यानी कि क्या क्या बनाती है, विसर्प बना लेती है, गोखुर झील बना लेती है, और सबसे एंड में बनाती है डेल्टा बनाती है, ठीक। कोई भी नदी जो है एंड में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ये हमने आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, जो पहले की जो क्लासेस हैं पढ़ाया था कि यहाँ पर ये क्या सबसे एंड में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। उससे पहले ऐसे मिएंडरिंग करती है। मिएंडरिंग करने से क्या होता है कि यहाँ पर झीलें बन जाती हैं, अलग अलग कट जाती हैं, तो वो झीलें बन जाती हैं, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स बन जाती हैं। ये रिवर की स्टेजेस, नदी की जो स्टेजेस हैं वो भी हमने आपको पढ़ाई थी, शॉर्ट वीडियो भी है इसकी, आप जाके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज़ को। चलिए
आगे देखते हैं। तो एक मिनट, हाँ चलो, अब देखो ये वही है जो मैंने आपको समझाया है कि ये हमारा है भारत, ठीक है। तो भारत में इधर की तरफ क्या है, हमारे हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ की नदियाँ हम पढ़ रहे हैं, और ये वाला जो एरिया है ये है हमारा पठार वाला, है ना, दक्कन पठार वाला। तो यहाँ पर होता है हमारा पश्चिमी घाट, ये होता है हमारा पूर्वी घाट। तो यहाँ से निकलने वाली नदियों को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हाँ देखिए, आगे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा चैनल है उसके अंदर हमने कई सारी सीरीज़ चला रखी है। एक हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीरीज़ है वो है बिहार स्पेशल सीरीज़। देखो बिहार स्पेशल सीरीज़ में हम लोगों ने बिहार में जो 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं अभी वो करवाए हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार में कई एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी, ठीक है। तो उसके लिए करंट अफेयर की वीडियोस डाली है। अभी हमने वन लाइनर में हिस्ट्री की एक वीडियो डाली है, पूरी हिस्ट्री को कवर करा है 3 वीडियोज़ में, सिर्फ 3 वीडियोज़ में। उसमें वन लाइनर की फॉर्म में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल करा है, तो वहाँ से आपका अच्छे से सिलेबस हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे भी डाला है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इन वीडियोस को ज़रूर सुने, और ये बिहार स्पेशल की सीरीज़ को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये जो है ये हमारी एनसीईआरटी की, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक है डिटेल्ड एनालिसिस और एक है एनसीईआरटी। तो डिटेल्ड एनालिसिस के बाद हम लोग एमसीक्यूज़ की वीडियोस बनाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि बीपीएससी में जो शिक्षक भर्ती भी के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कई सारे क्वेश्चन हमारी ही वीडियो में से आए हैं, ठीक है। एक है हमारी GS 8 MCQs, ये हम लोग डेली करंट अफेयर्स में से बनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे अच्छे से सिर्फ न्यूज़ लेकर आते हैं, उस न्यूज़ से जो भी इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। एक है हमारी मंथली मैगज़ीन की, मंथली मैगज़ीन में जो भी पिछले महीने जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं उनको हम लोग वन लाइनर के रूप में यहाँ पर पढ़ाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबरें ही यहाँ पर कंपाइल करके लाई जाती हैं। पिछले महीना जो जून का महीना गया है उसमें 55 वन लाइनर में पूरी वीडियो को हमने कंप्लीट करा है। नेक्स्ट है हमारी ट्रिक्स की 5 MCQs, यहाँ पर 5 MCQs कराए जाते हैं, ट्रिक से करवाए जाते हैं और बहुत अच्छे से करवाए जाते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक से करे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा ही पॉसिबिलिटी ये रहती है उसकी कि वो 100% एग्ज़ाम में सही हो सके। तो ये वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं। अब है हमारी मेंस टॉपिक्स की, तो मेंस टॉपिक्स उन बच्चों के लिए है जो कि मेंस शुरू से लिखते हैं, तो उनके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉलिटी MCQs की बात करें तो यहाँ हमने कई सारी वीडियोस पहले ही बना रखी हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, ठीक है। हमारा पूरा चैनल जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, दोनों ही बच्चे इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए तो चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा हिमालयन रिवर्स। अब देखो हमने 2 वर्गों में डिवाइड करा था वहाँ पर, है ना। तो अब एक एक करके देखेंगे कि हिमालय में कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसका ओरिजिन देखेंगे, क्या क्या उसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो देखेंगे। तो पहली जो नदी है वो है हमारी इंडस रिवर सिस्टम की, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पूरा देखेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन यानी कि उद्गम की बात हो रही है। तो इंडस का जो ओरिजिन है वो है तिब्बत से हो रहा है, और तिब्बत के पास कहाँ से, लेक मानसरोवर से हो रहा है, ठीक है। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत वाले एरिया से इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, यानी कि सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां हैं जास्कर, है ना, नुब्रा वैली एंड नुब्रा रिवर, श्योक और है हुंजा, यानी कि जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद करने ही होंगे। चलिए और है इसकी सतलुज नदी है, ब्यास नदी, रीवर नदी, चनाब नदी, झेलम नदी, ठीक है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि जो सिंधु नदी है उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। चलिए अब सिंधु नदी की लंबाई कितनी है,
तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँ, देखो ये है इंडिया, ठीक है। हाँ, तो सिंधु नदी कहाँ पर है? देखो यहाँ से तिब्बत के एरिया से निकली, तो तिब्बत के एरिया से निकलती है और यहाँ पर आकर अरेबियन सी में गिर जाती है ये। ठीक है, तो ये हुई हमारी सिंधु नदी। अब इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि यहाँ से निकलने वाली होगी ब्यास नदी हो गई, है ना। यहाँ पे होगी सतलुज नदी। तो ये सारी नदियाँ जो होती हैं ना, ये आकर एंड में कहाँ आकर मिल जाती हैं? ये मिल जाती हैं सिंधु नदी में ही मिल जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? झेलम नदी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, झेलम नदी हो गई, रावी नदी हो गई, सतलुज नदी हो गई, चेनाब हो गई, यहीं से चेनाब भी निकलती है, चेनाब हो गई। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको अच्छे से अपनी कॉपी में जो है वो लिख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप समझ गए किस वाले एरिया की बात कर रही हूँ मैं? ये वाले एरिया की। ये है हमारा हिमालय और ये वाला एरिया, इस एरिया में हमारा इन नदियों के सिस्टम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा गंगा रिवर। अब गंगा रिवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि गंगा की मुख्य धारा को, जो कि भागीरथी है, ठीक है, तो वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, यानी कि इसको ओरिजिन बताया जा रहा है कि वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, हेड वाटर ऑफ द गंगा को क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। जब गंगा शुरू होती है, जहाँ से निकलती है, तो उस वाले पार्ट को हम लोग भागीरथी बोलते हैं। ठीक है, और इस कहाँ से इसमें पानी आता है? कहाँ से ओरिजिन है इसका? गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है। अब इसको अलकनंदा रिवर जो है वो ज्वाइन करती है, यानी कि जुड़ जाती है इससे देवप्रयाग पर, उत्तराखंड में। ठीक है, अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे वाला देख लेते हैं। अब आगे में क्या होता है? जब हरिद्वार में पहुंचते हैं, हरिद्वार में पहुंचने के बाद गंगा जो होती है, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ये जो लाइन है ना, ये कई बार एमसीक्यूज बनकर आई है, राइट रॉन्ग करेक्ट, है ना। ये सारी स्टेटमेंट में भी कई बार पूछी गई है कि किस वाले पॉइंट पर, कहाँ पर, कौन से एरिया के पास, है ना, गंगा जो होती है पर्वतीय भाग को छोड़ देती है और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो वो है हरिद्वार के पास। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब है गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है। तो कौन कौन सी है इसकी सहायक नदियाँ? ये है, एक तो है इसकी यमुना, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, ये वाली। और ये जो घाघरा, गंडक और कोसी है, ये नेपाल हिमालय के पास से निकलती हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर आ गया गंगा जिस जगह से निकल रही है, ये है गंगोत्री वाला ग्लेशियर, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर। और यमुना जहाँ से निकलती है, ये है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो ये दोनों ही कैसे चलती हैं? यमुना जो है वो गंगा के पैरेलल चलती है यहाँ पर, यानी कि उसके समानांतर एरिया से ये यहाँ पर चलती रहती है। और दोनों कहाँ मिल जाती हैं? ये दोनों मिलती हैं इलाहाबाद में मिल जाती हैं। ठीक है ना, कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद में, गंगा में ये मिल जाती हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यमुना नदी और गंगा नदी किस पॉइंट में आकर उनका संगम होता है, तो ये है इलाहाबाद में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर पूरा बताया गया है कि जो गंगा आ रही है, ये हमारी गंगा नदी है, मेन नदी ये वाली, ये मेन नदी गंगा है। यहाँ से लेकर, एक मिनट इसको, ये देखो, ये जो है ये मेन नदी गंगा है। ठीक है, अब इस गंगा में कौन कौन सी आकर मिल जाती हैं? तो वो है, देखो, एक तो ये पतली सी होगी, ये होगी यमुनोत्री, और सॉरी यमुना हो गई। अब यमुना में भी कई सारी मिलती है, जैसे कि चंबल हो गई, बेतवा हो गई, है ना, सोन नदी गंगा में मिलती है। और ऊपर की तरफ से अगर देखें तो एक नदी आती है, घाघरा आती है, गंडक आती है, कोसी आती है। ये सारी की सारी मिल करके कहाँ आ जाती हैं? गंगा में मिल जाती हैं और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में आकर ये गिर जाती हैं। ठीक है, और ये जो मुख्य धारा है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर क्या है?
यहाँ तक तो इंडिया था, ये बिहार वाला रीजन है, ठीक, ये है बिहार वाला रीजन, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश वाला रीजन, और ऊपर वाला हो गया उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब यही जो हमारी गंगा रिवर होती है, यहाँ से ऐसे बहते 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 बांग्लादेश में भी एंटर करती है, ठीक है, बांग्लादेश में एंटर करके और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है, वेस्ट बंगाल में भी एंटर करती है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है ये है वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का। अब गंगा जो है ना पूरब की दिशा में बहती है। देखो यहाँ हमने क्या देखा था कि गंगा जो है पूरब की दिशा में बह रही है, ऊपर से आ रही है, ऊपर से ऐसे आती आती ये तो ये पूर्वी दिशा हो गई, तो पूरब की दिशा में बहती है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के फरक्का तक ये बहती रहती है पूरब की दिशा में। यहाँ पर फरक्का आएगा तो ये इस पॉइंट तक तो ये पूरब तक ही बहती रहती है। अब उसके बाद ये नीचे की तरफ जाती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए। अब यहाँ पर इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होगा, जहाँ पर ये अपना पानी को अलग अलग धाराओं में विभाजित कर देती है, उसको बोलते हैं वितरिका बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो कौन सा पॉइंट है, ये है भागीरथी और हुगली में अपना पानी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी कि ये इसकी वितरिकाएँ हो गई। क्या हो गई, वितरिकाएँ हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, अम्बाला नगर। अम्बाला नगर में वाटर डिवाइड होता है बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर, ठीक है। ये भी एक पॉइंट था, तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया है। अब देखो अगर हम इसको अब इन दोनों को अगर हम जोड़ एक मिनट, हाँ देखो ये वाली है, ये है हमारी गंगा नदी। ये देखो ये गंगा आ रही है यहाँ से, ये ऐसे गंगा आ रही है ना। तो ये होगी हमारी गंगा। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, फरक्का का पॉइंट हो गया। अब इस यहाँ पर एक हुगली नदी निकल गई। अब जब ये और आगे जाएगी, तो जब ये जाएगी बांग्लादेश में एंटर करेगी, तो उसको हम बोलते हैं पद्मा के नाम से बोलते हैं, ठीक है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये मेघना के नाम से गिरती है, ठीक है। तब इसका नाम क्या होता है, मेघना होता है। और मेन रिवर अभी तक क्या चल रही है, गंगा रिवर ही चल रही है, ठीक है ना। तो देखो भागीरथी से इसका नाम शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था, भागीरथी से नाम शुरू हुआ, फिर गंगा हुआ, बांग्लादेश में एंटर हुई तो पद्मा हो गया, ठीक है, पद्मा हो गया। फिर जब ये गिरी तो मेघना हो गया है। अब दूसरी तरफ से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जब ये असम में होती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, ठीक। अब ये भी बांग्लादेश में एंटर करती है, तो इसका नाम भी बदल कर क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। क्या होता है, जमुना हो जाता है। तो पद्मा और जमुना दोनों मिल जाते हैं और मिल करके मेघना की फॉर्म में, मेघना के नाम से कहाँ गिर जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा है कि एंड में जो कोई भी नदी है ना, एंड में गंगा नदी अपना क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर वो डेल्टा भी बनाती है, तो यहाँ पर उसका नाम क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा होता है उसका नाम, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना और इन पॉइंट्स को याद भी रखना। तो जहाँ पर वो अपना सुंदरबन डेल्टा बनाती है, उस वाले एरिया को बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर, ठीक है। क्या बोलते हैं, यानी कि नदी का मुहाना। तो मैंने आपको समझा दिया डायग्राम अच्छे से, अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर लीजिएगा। यहीं से बहुत सारे हमारे जो MCQs हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अभी हमने ऊपर गंगा और ब्रह्मपुत्र पढ़ा, गंगा तो हमने पूरी सेपरेटली पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी कि ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र पढ़ते हैं। अब ये ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली है, तो ये निकली है तिब्बत से, मानसरोवर झील के पूरब वाले एरिया से। तिब्बत है ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक के ईस्ट से निकली है। अब देखिए ये वाला पॉइंट है, ये इसका ओरिजिन, यानी कि ये क्या है, ये है तिब्बत मानसरोवर। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी चली, अब तिब्बत के एरिया में इसे बोलते हैं यारलंग सांगपो, ठीक है। क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसका नाम डिफरेंट होता है, वो नाम है यारलंग सांगपो, तिब्बत वाले एरिया में। अब नामचा बारवा एरिया में आकर के, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट पर पड़ता है,
तो वहाँ पर ही क्या होती है, ये यू टर्न ले लेती है, यानी कि एक अपना मोड़ ले लेती है। अब मोड़ लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जो नदी है ये असम में एंटर करती है। जो हमारा जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है असम, नॉर्थ ईस्ट है ना, तो वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर था यारलंगसांगपो और असम में है ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पर ये दिबांग, लोहित, इन सारी जो और भी नदियाँ हैं, बहुत सारी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनसे अपना पानी जो है वो लेती है। कई सारी धाराएं इसमें आकर जुड़ जाती हैं। अब जब ये जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि ये जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम होता है जमुना। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो गया और यहाँ से गंगा आ गई पद्मा के नाम से, दोनों की दोनों मिल गई और फिर इसका नाम चेंज होकर हो गया मेघना। तो मेघना के रूप में ये नीचे गिर गई, कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। तो बस ये डायग्राम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। कई सारे एग्ज़ाम में से क्वेश्चन इन्हीं डायग्राम में से आ जाते हैं। अगर आपने ये डायग्राम्स अच्छे से समझ लिए, याद कर लिए, तो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है उनमें क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, जोर आपको लगाना है कि आपको समझ कर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस रटते चले जाओ, नहीं, समझना है हर चीज़ को। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। ठीक है, तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है ब्रह्मपुत्र नदी की कि यहाँ पर ब्रेडेड चैनल्स होते हैं, ब्रेडेड चैनल्स इन इट्स एंटायर लेंथ। इसकी जो भी पूरी जो लेंथ होती है, पूरी लंबाई होती है, असम वाले एरिया में वहाँ पर कई सारे ब्रेडेड चैनल बनाती है। और उस चीज़ से क्या बनते हैं? रिवराइन आइलैंड बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? नदीय द्वीपों का निर्माण होता है, यानी कि नदियाँ जो हैं वो अपने साथ मिट्टी लाती है, इकट्ठी कर देती हैं बहुत सारी। देखिए, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी विशाल नदी है। अब ये अपने साथ बहुत सारी क्या लाती है? बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है। ठीक है, मिट्टी लेकर आती है तो ये मिट्टी बीच बीच में क्या होती है? इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रेडेड चैनल्स बन जाते हैं और यहाँ पर कई सारे क्या बन जाते हैं? नदीय द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, और उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट द्वीप कौन सा है? माजुली आइलैंड, आपने सुना भी होगा, तो वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही तो है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी हुई? ये प्रॉपर्टी हुई ब्रह्मपुत्र नदी की। उसके ब्रेडेड चैनल्स होने की वजह से ये प्रॉपर्टी आती है। ठीक है ना, ये गुण उसके अंदर आता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अब हम आ गए अपनी पेनिसुलर रिवर्स पर। ठीक है, पेनिसुलर रिवर्स मैंने आपको बताया है कौन सी नदियाँ हैं। देखिए, ये है हमारा, ये प्रायद्वीपीय पठार का एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है प्रायद्वीपीय पठार का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नदियाँ बहेंगी उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ऊपर हमने वाटर डिवाइड नाम की टर्म हमने पढ़ी थी, यानी कि जल विभाजक पढ़ा था। तो यहाँ पर जो जल विभाजक है वो है वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट। क्या है? वो है पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट कहाँ पर है? ये आपको पता है, ये वाला जो एरिया है ये है हमारा पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट क्या है? उठा हुआ एक पहाड़ सा रीजन है, पठार है। ठीक है ना, अब ये एरिया जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से उठा हुआ पूरा की पूरा एरिया है। तो इस उठे हुए रीजन की वजह से कुछ नदियाँ इस डायरेक्शन में चली जाती हैं, ठीक है ना, ढलान से, और कुछ नदियाँ इस डायरेक्शन में आ जाती हैं। तो इस वाले एरिया को हमने क्या बोला? ये है पेनिसुलर रिवर्स का वाटर डिवाइड, यानी कि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनका जल विभाजक कौन है? वेस्टर्न घाट है। ये याद रखना है। ठीक है, वाटर डिवाइड में आपको अभी क्या बताया था कि एक उठा हुआ पहाड़ है। ठीक है ना, उठे हुए होने की वजह से कुछ नदियां इधर चली गई, कुछ नदियां इधर चली गई, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है
ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स। अब यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स हैं जो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं? तो पूरब की ओर जो बहती हैं वो है महानदी नदी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। अब ये सारी नदियाँ क्या हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यहाँ पर आकर इस वाले एरिया में आकर क्या बनाती हैं? ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्यों बनाती हैं? क्योंकि अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आती हैं, मिट्टी लेकर आती हैं। तो जिस नदी में सिल्ट होगा और मिट्टी होगी तो वो डेल्टा बनाएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये याद रखना है कि कौन कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी जो है ईस्टवर्ड फ्लोइंग है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस और पॉइंट्स जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, अब है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब है कि पश्चिम में बहने वाली नदी। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, तो पश्चिम में कौन सी बहती हैं? तो पश्चिम में है नर्मदा और तापी नदी है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से आती है नर्मदा नदी, क्योंकि ये पश्चिम की ओर बह रही है। एक मिनट, हाँ, ये है नर्मदा और है तापी, नर्मदा और तापी नदी। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया कि ये पश्चिम की ओर बह रही है, तो ये हो गई हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट में बहने वाली रिवर, ठीक है। अब इनकी जो लंबाई है वो पश्चिम में बहने वाली नदियों की, क्योंकि यहाँ से हमारा वेस्टर्न घाट है तो यहाँ बहुत ही छोटा सा एरिया बचता है। और भी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम में बहती हैं, तो उनकी जो लंबाई है वो बहुत ही छोटी होती है। तो ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं एस्चुरीज़ बनाती हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती हैं? ये एस्चुरीज़ बनाती हैं, यानी कि ज्वार नद मुख बनाती हैं ये, ठीक है। अब इनको भी हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा बेसिन। तो नर्मदा बेसिन क्या मतलब हुआ कि ये कौन कौन से जो एरिया है, क्षेत्र है, उनमें अपना जल जो है वो, इनका जल जो है वहाँ पे मिलता है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका ओरिजिन क्या है। तो नर्मदा नदी का ओरिजिन आएगा अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर है मध्य प्रदेश और यहीं पर अमरकंटक का रीजन पड़ता है, ठीक है। तो अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक हिल से, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से इस नर्मदा नदी का क्या होता है? ओरिजिन होता है, ठीक है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिफ्ट वैली में बहती है। ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो ये भ्रंश घाटी में बहती है। ये जो नदी यहाँ पर आती है ना, ये एक भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली का मतलब ये इस तरह की एक वैली है, सेम वैसी ही वैली है जैसे कि हमने गॉर्ज को समझा था कि गॉर्ज में भी ऐसा एक गड्ढा होता है ना। तो ऐसी ही रिफ्ट वैली होती है, उसमें भी एक बहुत तगड़ा नीचे गहरा गड्ढा होता है। तो उस मतलब एक स्प्लिट में बहती है यहाँ पर ये, ठीक है, एक स्प्लिट है, उसके अंदर ये नदी बहती है, ठीक है। लेकिन गॉर्ज अलग है, रिफ्ट वैली अलग है, इसको एक नहीं समझना है, लेकिन बस हमने समझने के लिए ये कहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो ये वही है जो भी मैंने आपको समझाया कि ये जो है वाटर डिवाइड हो गया यहाँ का, है ना, ये वाटर डिवाइड हो गया। और ये जो था सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन था, जहाँ से कि हमारी नर्मदा और तापी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे है, देखो, अब ये नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी धुआंधार फॉल बनाती है। क्या बनाती है? धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि धुआंधार प्रपात कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है? तो ये है नर्मदा नदी के द्वारा, ठीक है, नर्मदा नदी के द्वारा। अब है नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि नर्मदा द्रोणी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का एरिया, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया और गुजरात का कुछ एरिया, इन दोनों वाले एरियाज़ में, इन दोनों वाले क्षेत्रों में हमारी नर्मदा बेसिन पाया जाता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं तापी नदी। तापी नदी देखो ये भी वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि पश्चिम में बहने वाली नदी है। देखिए ये है तापी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो जो तापी बेसिन है उसका उद्गम कहाँ से होता है तापी का? तो ये है सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से, बैतूल जिला मध्य प्रदेश। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनकर आया है कि बैतूल जिला से कौन सी आती है, ठीक है। तो नर्मदा के नीचे होती है यहाँ पर तापी नदी, ठीक है। तो ये कहाँ से हुई? बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश है, और सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से। ये भी रिफ्ट वैली में बहती है।
तो नर्मदा हो गई रिफ्ट वैली में बहने वाली, और तापी हो गई, और ये इसके पैरेलल ही बहती है, ठीक है ना। देखो ये हमने पैरेलल ही बनाया है, डायग्राम में जो शो करा गया है वो क्या है कि पैरेलल बह रही है। तो नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में ये बहती है। अब इसका बेसिन कौन सा है, इसकी द्रोणी है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन एरियाज़ में इसका पानी मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखो इन नदियों के अलावा और भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो वो है साबरमती, माही, ठीक है ना, भारतपुजा और पेरियार, ये मेन नदियां हैं कि वेस्ट फ्लोइंग है। अगर एग्ज़ाम में आता है कि वेस्ट फ्लोइंग कौन कौन सी हैं, तो देखिए साबरमती हो गई, माही नदी हो गई, भारतपुजा और पेरियार, ये नदियाँ हो गई, ये हमें याद रखना है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं, मेन नदियाँ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ ली जाती हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा गोदावरी बेसिन। कौन सा है, गोदावरी बेसिन। अब देखो हाँ, तो ये है गोदावरी बेसिन। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है, वो है नासिक ज़िले से है, महाराष्ट्र से है, ठीक है। कहाँ से हुआ, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से ये इसका ओरिजिन होता है। अब अगर पेनिसुलर एरिया की बात करें, ये है पेनिसुलर एरिया, ठीक है। तो इस पेनिसुलर, अब हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र वाली, ये महाराष्ट्र का रीजन है, तो यहाँ से ये नदी ऐसे से बहती है और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये जो नदी है गोदावरी, ये पूरे प्रायद्वीपीय, अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय एरिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी क्या हो गई, हमारी गोदावरी होगी। अब ये कौन कौन से बेसिन है, इसका बेसिन कहाँ कहाँ पर है, मतलब कि क्षेत्र कौन कौन सा है। तो एक तो हमारा महाराष्ट्र हो गया, 50% एरिया तो पूरा महाराष्ट्र में ही कवर करती है ये, ठीक है। तो मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, तो इन सारे राज्यों में भी ये कवर करती है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं जो अपना पानी इस मेन नदी में गिरा देती हैं। तो वो है पूर्णा नदी, ठीक है, वर्धा नदी, ठीक है, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने कई बार अपनी 8 MCQs की सीरीज़ में भी ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं ज्योग्राफी के नदियों के ऊपर, ठीक है। चलिए ये सब आने चाहिए, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब देखो, इसी गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी लेंथ सबसे बड़ी है, ठीक है। इसका एरिया, जिस एरिया को ये कवर करती है वो एरिया बहुत बड़ा है, तो लेंथ यानी कि बड़ा आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्योंकि अगर हम उत्तर वाले एरिया में देखें, ये जो हमारा उत्तर वाला एरिया है ऊपर वाला, तो यहाँ पर जो गंगा नदी है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारे एरिया को कवर करती हुई चलती है। तो इसी तरह से जो दक्षिण वाला एरिया है वहाँ पर है गोदावरी नदी। तो ये गोदावरी नदी क्या हो गई कि बहुत लंबी हो गई, यहाँ की सबसे लंबी हो गई और बहुत बड़े एरिया को कवर कर रही है। तो इसीलिए दक्षिण की गंगा हम कहेंगे गोदावरी नदी को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है महानदी बेसिन। अब महानदी बेसिन में क्या आता है, देखो महानदी जो नदी है, पहली बात तो उसका उद्गम देख लेते हैं, यानी कि उसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से, यानी छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है वहाँ से इसका क्या है, वहाँ से इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से ये निकली हमारी महानदी, ठीक है। अब इसका ड्रेनेज बेसिन यानी कि अपवाह द्रोणी की अगर बात करें तो देखो ये है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इस वाले एरिया में ये अपना बेसिन बनाती है। चलो अब कृष्णा नदी देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी जो है उसका ओरिजिन यानी कि उद्गम है महाबलेश्वर से होता है, ठीक है, महाबलेश्वर से। इसकी ट्रिब्यूटरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन और ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियों में क्या आएगा, तुंगभद्रा आएगा, कोनिया, घाटप्रभा, ठीक है, मूसी नदी, भीमा नदी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन यानी कि अपवाह द्रोणी को अगर देखें, देखो डायग्राम के साथ पढ़ लो तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। ये है कृष्णा, हमने कृष्णा बना ली, तो एक मिनट थोड़ी नीचे आएगी, ये है कृष्णा नदी, ठीक है। तो कौन कौन सा एरिया आएगा, महाराष्ट्र का एरिया हो गया,
कर्नाटका का एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश का एरिया होगा, ठीक है। ये सारे एरिया को ये क्या करती है, अपना पानी यहाँ से इस एरिया को कवर करते हुए ले जाती है, डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर पानी गिरा देती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कावेरी नदी। कावेरी नदी है वो वेस्टर्न घाट के यानी कि पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से जो है उसका उद्गम होता है, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी। ये बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, ये जो ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, यही वाले क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो के आते हैं। तो देखिए इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, ये है अमरावती हो गई, इसकी भवानी हो गई, हेमवती हो गई, काबिनी हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका बेसिन की अगर बात करें तो तमिलनाडु का जो एरिया है, केरला का एरिया है, कर्नाटका का एरिया है, इन सारे एरियाज़ में अपना पानी ये देती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि देखिए यहाँ पर एक है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर और एक होती है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं वो अपना पानी कहाँ गिराती हैं, वो गिराती हैं अरेबियन सी में गिराती हैं, यानी कि अरब सागर में गिराती हैं। और यहाँ से जो पूरब की ओर जाने वाली वो कहाँ गिराएंगी, वो गिराएंगी बंगाल की खाड़ी। तो अरेबियन सी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दो में ये विभाजित हो गया। और विभाजित वाटर डिवाइड क्या हुआ, वाटर डिवाइड हमारा हुआ पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट से कुछ नदियाँ इधर चली गई और कुछ नदियाँ इधर चली गई। और यहाँ जो सेंट्रल हाईलैंड था यहाँ से हमारी आई नर्मदा आई और तापी आई और कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें नहीं भूलनी है। चलिए अब इस चैप्टर में आता है झीलें। तो देखिए झीलें जो होती हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, यहाँ से भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसमें झील क्या है, देखो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ पर जल जमा हो जाता है उसे हम झील बोलते हैं, है ना। झील क्या होती है कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, वहाँ पर पानी भर गया, ठीक है। तो एक बड़े से रीजन में पानी भरे हुए एरिया को क्या बोलते हैं, झील कहा जाता है, ठीक है। अब देखो अब हम इसमें जान लेते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट झील हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये है चिल्का झील, ठीक है, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ये सारी की सारी कैसी लेक्स हैं जो लगून से बनी हैं, ठीक है। किससे बनी है, ये बनी होती है लगून से बनी होती है। चलिए अगला है सांबर लेक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सांबर लेक क्या है, पहली बात तो ये सीजनल लेक है। सीजनल लेक का मतलब क्या हुआ कि जब वर्षा हुई पानी आया तब इसके अंदर पानी भर जाता है। अब ये ऐसी लेक है कि जिसके अंदर से क्या होता है, साल्ट निकलता है, यानी कि लवण नमकीन पानी होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे है वूलर लेक। वूलर लेक हो गई, वूलर लेक, डल लेक और भीमताल लेक, लोकताक लेक और है बड़ा पानी लेक। ये जो सारी नदियां हैं ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है, यानी कि मीठे पानी की झीलें हैं ये। और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, अब मीठा पानी है तो मीठा पानी कहाँ से आएगा, यानी कि ग्लेशियर से आएगा, हिमानियों से आएगा, है ना। क्योंकि ग्लेशियर का पानी कैसा होता है, वो मीठा पानी होता है, समुद्र का पानी खारा होता है और ग्लेशियर का पानी होता है मीठा पानी होता है, यानी ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं। तो ये वाली जो लेक्स हैं ज़्यादातर हिमालय रीजन में जो है पाई जाने वाली जो झीलें होती हैं मीठे पानी की लेक्स होती हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे है मैन मेड लेक। अब देखो यहाँ पर एक लेक आती है हमारे एग्ज़ाम में कई बार आई है ये कि गुरु गोबिंद सागर, गुरु गोबिंद सागर नाम की है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से जो बनी है, भाखड़ा नांगल परियोजना से बनी हुई एक लेक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, वो है मैन मेड लेक के नाम से आती है, क्योंकि खुद नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है। ये क्या है कि जब हमने नदी के ऊपर डैम बनाया है ना, नदी के ऊपर डैम बनाया, उस डैम बनाने के कारण यहाँ पर गुरु गोबिंद सागर लेक का अपने आप क्या हो गया, उत्पत्ति हो गई, अपने आप ये बन गई, ठीक है। तो कैसे बनी, खुद तो नहीं बनी, मानव ने बनाई है, क्योंकि यहाँ पर हमने नदियों के ऊपर डैम बनाया था, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मैन मेड लेक के उसमें आती है। अब देखो अब नदियों के कुछ यूजेस भी पढ़ लेते हैं, जी हाँ सॉरी झीलों के यूजेस पढ़ लेते हैं लेक्स के, कि झीलें किस काम आती हैं। देखो अगर जिस एरिया में झील होती है ना तो वहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आती, ठीक है। अब देखो दिल्ली वाला एरिया है
तो वहाँ पर पिछले साल क्या हुआ था कि बाढ़ आई थी। तो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या बोला था कि मैं दिल्ली में कई सारी झील बनाऊंगा। अब झील अगर होती ना तो यहाँ पर सड़कों पर पानी ना भरता। तो सीधा हम यहाँ पर क्या समझ गए कि जहाँ पर अगर झीलें हैं तो वहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी, क्योंकि सारा पानी किसमें भर जाएगा, झीलों में भर जाएगा। उसके आसपास के एरिया में पेड़ पौधे अपने आप उग जाएंगे, ग्रीनरी हो जाएगी। तो पेड़ों के होने से भी क्या होता है, बाढ़ नहीं आती। झीलें हुई, पेड़ पौधे हुए, ठीक है ना, तो सारा पानी जड़ों ने पकड़ लिया, ज़मीन के अंदर चला जाता है पानी, है ना, वाटर टेबल फिर से रीजनरेट हो जाती है। तो यहाँ से हमने क्या समझ लिया कि अगर झीलें हैं तो बाढ़ को नहीं आने देती। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा डेवलप हाइडल पावर, यानी कि जल विद्युत का उत्पन्न, जल विद्युत भी यहाँ से उत्पन्न होता है, झीलों से ही होता है। मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो जलीय परितंत्र है उसका संतुलन भी बना रहता है अगर झीलें होती हैं तो, ठीक है ना, पूरा जो भी परितंत्र है वो संतुलन में रहता है। अब अगर झील होती है तो रिवर का जो फ्लो होता है, नदी के बहाव को सुचारू भी बनाती है ये झीलें, ठीक है। और जो आसपास का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, उसको सामान्य बनाती हैं। ये इसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं। टूरिज़्म और रिक्रिएशन, टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा देती हैं। आपने सुना होगा कि जिन एरिया में, जैसे हमने अभी पीछे पड़ी है डल लेक पड़ी है ना, वुलर लेक पड़ी है, लोकटक लेक पड़ी है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, टूरिज़्म के लिए जाते हैं, वहाँ की सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ से मनोरंजन भी होता है और पर्यटन में हमें क्या होता है, हमारी इनकम भी होती है, रेवेन्यू मिलता है। तो टूरिज़्म और रिक्रिएशन के लिए भी झीलें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। वहाँ जिन जगहों पर झीलें हैं वहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे है, अब देखो यहाँ पर रिवर्स के बारे में कहा गया है कि जो हमारी जो नदियाँ हैं वो सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इरिगेशन के लिए नदियों का बहुत यूज़ होता है ना, नेविगेशन के लिए भी होने लग गया है, पहले भी होता था, अभी भी होता है, अब सरकार और बढ़ावा दे रही है। और हाइड्रो पावर जनरेशन भी नदियों पर बांध बनाकर तो करे जाते हैं। तो बस ये वही सब कहा गया है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हमने नदियाँ, झील, इनके बारे में पढ़ तो लिया है, लेकिन इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है धीरे धीरे, ठीक है। कैसे होने लगी है, देखो हमारा जो डोमेस्टिक है, यानी कि जो नदी के जल की बढ़ती हुई मांग है, चाहे वो घरेलू रूप में ले लो, चाहे औद्योगिक रूप में ले लो, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में ले लो, तो वो बहुत ही ज़्यादा जल की मांग बढ़ने लगी है डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। जो नदियों का जो पानी है उसके प्रयोग की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि इन सब में भी बढ़ावा हुआ है, प्लस हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसके ऊपर क्या पड़ा है, प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि इन नदियों का पानी यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें गंदा पानी, जो फैक्ट्रियों से आने वाला जो गंदा पानी है, घरों से आने वाला गंदा पानी है, वो सारा के सारा नदियों में फेंक दिया जाता है, ठीक है। उसको ये लोग साफ़ नहीं करते, सारे कचरे को नदियों में फेंक देते हैं। अब बिगड़ साफ़ करे गंदा पानी अगर नदियों में फेंका जाएगा तो क्या होगा, नदियों में पोल्यूशन ही होगा, है ना। तो नदी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करते करते प्रदूषित हो जाएगी। और इतना ज़्यादा गंदा पानी अब हमारी नदियों में हो चुका है कि जो हमारी नदियों की जो स्वतः स्वच्छीकरण की जो क्षमता थी वो भी अब ख़त्म होने लगी है, उसको प्रभावित कर दिया है, ठीक है ना। जैसे कि गंगा नदी बहुत गंदी हो चुकी है ना, गोमती नदी बहुत गंदी होने लगी है, कई सारी नदियां हैं, मैक्सिमम नदियां हमारे देश की, यहाँ तक कि दूसरे कंट्रीज़ की भी देख लो, तो वो अब क्या हो गई हैं, प्रदूषित होने लगी हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर। मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपके डाउट्स को ज़रूर से आंसर देंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपने जो दोस्त हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, उनको ये बताएं कि हमारे यहाँ पर NCERT डिटेल एंड MCQs दोनों ही अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।